Welcome, Bichu. Welcome. Good morning. Today, we are going to start with basic numericals related to dual nature of radiation. Specifically, means Einstein's explanation to photoelectric effect or Einstein's photoelectric equation. So the numericals are very easy, and you will be able to solve them easily. Let us see. Start with the first numerical on the screen. A monochromatic source of wavelength 600 nanometer has a power output of 66 watt. Wavelength 600 nanometer, 600 multiplied by 10 to the power minus 9 meter. Wattage, that is 66 watt. Calculate the number of photons emitted by the source in time t is equal to 120 second. तो बेटा इसके दो एस्पेक्ट हैं. सबसे पहले देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय द सोर्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम. तो जो नंबर ऑफ photons basically that is always equal to what is the formula? The total energy radiated divided by energy of one photon will give you number of photon. और एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड की बात करें तो वो पावर आ जाती है. तो पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज E, will give you number of photons. ठीक है, these are the number of photons. और number of photons in 120 सेकेंड की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 120 सेकेंड, राइट. दिस इज नंबर ऑफ photons पर सेकेंड. मल्टीप्लाई बाय 120 will give you number of photons. P by E multiply by 120. Now our aim is to calculate E and P. P is already given. E कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? E is equal to hc by h nu and hc by lambda. As lambda is given, that's why I have written this equation here. So it is 6.6 into 10 raised to the power minus 34. C3 into 10 raised to the power 8 meter per second and divided by lambda. That is what is that? Lambda 600 10 raised to the power minus 9. तो देखिएगा, सॉल्व करिएगा तो आपके पास ये बनेगा. पहले पावर्स को डिसम्बल कर लीजिएगा. पावर्स देखिए 10 की पावर्स कितना है ये? माइनस 34 प्लस 9 प्लस 8, ये ऊपर से ये ऊपर हो गया. और ये जो 2 और है इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा. ये 2 यहाँ 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 2 होगा, मीन्स 10 की पावर माइनस 2. अब आपके पास क्या टर्म बची है? दिस पर्टिकुलर टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस 3 ओनली एंड डिवाइडेड बाय 6 ओनली. डिड यू गॉट माय पॉइंट? मैंने 10 आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको. तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं. दिस इज 1.1 टाइम्स 3.3. तो ये आपके पास आ गया 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये बनेगा बेटा 17. 9 और 8 17, यहाँ पर बचा माइनस 17. माइनस 17 और 2 माइनस 19. So this is minus 19 joule, right? Not in electron volt because we have used SC by lambda. इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है, राइट. तो ये हमने यहाँ पर किया. उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स, हमें पावर निकालनी है. 60 टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं. पावर कितना है? 66 वाट. एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 120. तो ये 120 सेकंड में कितने फोटोन एमिट हुए हैं? दैट इज द आंसर. तो बेटा ये एलिमिनेट करेंगे इसको हम 2 और ये डेसिमल का 0, ठीक है. तो 2400 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 पावर्स और ले लीजिए 22 फोटॉन्स in 120 second is your answer. Next question on the screen. Dear one, this is the question. हाँ, metals के केस में डिफरेंट वर्क फंक्शन हमें गिवन है. सोडियम, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम के केस में डिफरेंट वैल्यूज गिवन है. इन सभी मेटल सरफेसेस पर 4.1 to 0.5 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ इंसिडेंट करती है. दिस इज द इंसिडेंट लाइट. अब आपको ये बताना है कि इस इंसिडेंट लाइट की वजह से ये तीनों मेटल्स में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा. माय पॉइंट इज क्लियर. तीनों में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करेगा इफ इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट.
आप क्या कर लेंगे, वर्क फंक्शन देख रखा दिया हुआ है, आप इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी कैलकुलेट कर लें। सो वेवलेंथ आपको गिवन है 412.5 नैनोमीटर, मींस 412, आप एनर्जी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपको इसको कैलकुलेशन कम करनी है तो आप वेवलेंथ लैम्डा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको गिवन है, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एवरी क्वांटिटी इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड ऑल। आपको एनर्जी निकालनी है इसके करस्पॉन्डिंग, तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ये नैनोमीटर से नैनोमीटर जाएगा तो एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये बना आपके पास 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ 412.5, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर एंड दिस इज नैनोमीटर। जब आपने बेटा इसको सॉल्व किया सो यू विल बी हैविंग द रिजल्ट 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and these are the work functions. For photoelectric effect, for photoelectric emission to take place, what is the condition? The condition is incident photon means h nu must be having energy greater than or equal to work function of the metal that is the condition, means this energy should be greater than equal to phi naught for metal. Now this is the energy, this is 3.01, so ये किससे ग्रेटर है आपके पास 1.92, that is the case of sodium में होगा, this is correct। 3.01 is greater than 2.15, तो यहाँ पर भी this is potassium means alkali metal में भी होगा। एक molybdenum मॉल है, this is 3.01 less than 4.17 in case of molybdenum, यहाँ पर नहीं होगा, मीन्स आपके पास जो आंसर है वो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम में होगा। मॉलिब्डेनम के केस में आपके जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है नहीं होगा। सो दैट इज द पॉइंट। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पहले अभी कैसे किया हमने कैलकुलेट और ये कैसे किया, इट इज ऑल्सो ईजी। आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर लीजिएगा। देखिए उसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। आप सीधा एनर्जी निकाल सकते हो एच सी बाई लैम्डा से। एच सी आपके पास आएगा 6.6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई वेवलेंथ आपके पास आएगा 412.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी जूल में आएगी। एंड इफ वी आर टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू जूल देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस टर्म बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना चाहते हैं तो एक और टर्म मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी 1.6 into 10⁻⁻19। Now the answer would be in electron volt. Is that clear? My point is clear. ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन आंसर आपके पास 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। Anyhow you can solve it. See to the next question. Next question on the screen is calculate the value of Planck's constant from the graph स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ हमें दे रखा है स्ट्रेट लाइन, इसमें हमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। वी नो दैट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हम जानते हैं। ठीक है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये आपके पास आइंस्टीन इक्वेशन है। अगर हम इसको देखिए ये टर्म कांस्टेंट है कंप्लीट, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाला टर्म है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ई डी वी नॉट दैट इज इक्वल टू एच डी न्यू। इज दैट क्लियर? तो स्लोप हमारे पास डी वी नॉट बाई डी न्यू, समझ रहे हैं आप? दैट वुड बी इक्वल टू, देख लीजिए, डी वी नॉट बाई डी न्यू वुड बी इक्वल टू एच बाई ई, दैट इज एच बाई ई। और इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करें तो m इज दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी h बाई ई। तो ये आपके पास क्या बनेगा? स्लोप बनेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, h/e इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसका मतलब बेटा हमने जो लिखा दैट इज dv0 डिवाइडेड बाय d न्यू फॉर ए पर्टिकुलर ग्राफ। ये हमारा ग्राफ का एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग फाइनल v0 और ये ग्राफ का इनिशियल पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल v0 मीन्स अगर मैं ये देखूँ इसमें टेंजेंट ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, दिस मच ऑफ वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है 1.23 माइनस 0, दिस इज 1.23 माइनस 0 एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। एंड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी मीन्स दिस पर्टिकुलर बेस, परपेंडिकुलर by tangent of theta is perpendicular divided by base, perpendicular and divided by base। base कैसे निकालेंगे, 8 minus this particular value, this is 5, तो 8 minus 5 और ये हमें जो ऑर्डर दे रखा है 10⁻14 हर्ट्ज का ऑर्डर हमें फ्रीक्वेंसी का गिवन है क्वेश्चन में, तो 10⁻14 हर्ट्ज। लेकिन देखिए ये यूनिट कुछ चलेंगे नहीं स्लोप निकालने में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हर्ट्ज में, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज 1.23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय दिस इज 3 10⁻14। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा द रिजल्ट वुड बी लाइक दैट, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.56 इंटू 10⁻⁻34, 6.56 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया एंड ये हमारे पास क्या है, हर्ट्स मीन्स सेकेंड माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा, तो ये आपके पास आ गया। इसको मैं सिर्फ ले सकते हैं हर्ट्स को सेकेंड माइनस वन, तो ये ऊपर जाएगा तो आपके पास सेकेंड बनेगा, तो 6.56 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड वुड बी द आंसर। ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इक्वेशन लिखिएगा, उसको डेरिवेट कीजिएगा। h/e हमने y = mx + c से हमने स्लोप पढ़ा है, h/e हमारे पास स्लोप होता है तो dv0/dnu के बराबर होगा एंड देन डिफरेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज देयर आर टू मेटल, द ग्राफ फॉर द टू मेटल इज गिवन, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। हमें पता होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, पर ये ग्राफ आपको गिवन है फॉर टू डिफरेंट मेटल्स। अब आपको इसमें बताना है व्हाई इज स्लोप सेम फॉर बोथ द मेटल्स। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन हम इसमें बात करते हैं फर्स्ट आंसर की, पार्ट नंबर ए। बेसिकली स्लोप को रिलेट करती है एक इक्वेशन जो हम जानते हैं शायद, v0 की टर्म में हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी EV0 दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी प्लस इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, दिस वाज द इक्वेशन, एंड v0 इज इक्वल टू h/e न्यू माइनस h/e न्यू नॉट, दिस वाज द इक्वेशन बेसिकली। So this was y is equal to mx plus c। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो you will get m is equal to h/e implies slope of this particular equation means slope is h/e। Question is why is slope same for both the metals, because h is constant, e is the charge on electron, h is Planck's constant, that's why the ratio h/e is constant, so the slope is same for the, आप सीधा लिखेंगे इसका आंसर, बिकॉज स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन विच इज कांस्टेंट फॉर एवरी मेटल चाहे वो कोई भी हो, तो दोनों का स्लोप सेम है, दैट इज द रीजन। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज Which metal has more stopping potential बाद में करेंगे। Compare kinetic energy of the electron for both the metals, हम ये पहले कर लेते हैं, ठीक है, and it would be easy also। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी दोनों मेटल्स के केस में अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फार्मूला लिखा था EV0 की टर्म में, तो वो काइनेटिक एनर्जी तो था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें बेटा अगर हम बात करते हैं स्टॉपिंग न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, देखिएगा इसका जो न्यू नॉट है मेटल ए के केस में हम इसको न्यू नॉट 1 से लिख लेते हैं, और मेटल 2 के केस में इसको न्यू नॉट 2 से लिख लेते हैं, ठीक है, न्यू नॉट 2 से लिख लेते हैं।
अब आप मुझे ये बताइए, आउट ऑफ दीज टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज फॉर टू डिफरेंट मेटल्स विच वन इज ग्रेटर? आई थिंक दिस V2 इज ग्रेटर, ये वाली हमारे पास क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, दिस μ2 इज ग्रेटर। तो देखिएगा ये टर्म हमारे पास इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बनी हुई है, जो ग्रेटर होगा, मान लीजिएगा जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, उसके लिए वर्क फंक्शन ग्रेटर होगा। वर्क फंक्शन ग्रेटर होगा तो इस टर्म में से इसको सेपरेट करेंगे तो ये अल्टीमेट वैल्यू कम होगी। डिड यू गॉट माय पॉइंट? तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu naught 1 is less than nu naught 2, मीन्स ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू नॉट फॉर मेटल ए इज लेस देन मेटल 1 इज लेस देन न्यू नॉट फॉर मेटल 2, ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। ओके, नाउ इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एच न्यू नॉट फर्स्ट का कम होगा देन एच न्यू नॉट सेकंड से। ये क्या है, वर्क फंक्शन है, इसी में अगर वर्क फंक्शन पूछेगा, कंपेयर करेगा तो वर्क फंक्शन का आंसर भी आ गया। मीन्स फाई नॉट 1 के केस में कम होगा, फाई नॉट 2 के केस में ज़्यादा होगा। दैट इज द पार्ट डी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, ये डी हो गया आपके पास। यहाँ से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें तो सबको पता है एच न्यू में से बिगर टर्म घटेगी तो अल्टीमेट डिफरेंस कम आएगा, ठीक है, एच न्यू में से कम छोटी टर्म घटेगी तो अल्टीमेट डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर 1 वुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर 2, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर 2, दैट इज द आंसर। ये आपके पास हो गया पार्ट नंबर सी का आंसर। डिड यू गॉट माय पॉइंट? डी का हमारे पास ये हो गया था, सी का हमारे पास ये हो गया, ए ऑलरेडी हम आपको बता चुके, वन पार्ट इज लेफ्ट दैट इज बी। अब उसका आंसर भी क्लियर है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई वी नॉट होती है, तो ये हमारे पास बी पार्ट है, एज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1 would be greater than stopping potential of metal 2. This is how we can solve this numerical. Thank you. Question on the screen is, work function of cesium is 2.14 electron volt. Phi naught is 2.14 electron volt. Find the threshold frequency for cesium. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बेटा क्या फार्मूला होता है वर्क फंक्शन से, हम जानते हैं एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट। और अगर हम यहाँ से अप्लाई करें तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, दैट इज फाई नॉट डिवाइड बाई एच। नाउ व्हाट इज फाई नॉट, 2.14, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाय एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा इट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, 10⁻14 हर्ट्स और सेकेंड -1, that is the answer of particular part. Now second part is, this was part number A, part B. Wavelength of the incident light if photoelectric current is brought to zero by a stopping potential of phi naught. ये बेसिकली देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तब होता जब ये वोल्ट में होता, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की करस्पॉन्डिंग एनर्जी गिवन है, दैट इज ई वी नॉट। समझ रहे हैं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, वी नॉट, उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई वी नॉट। तो ये आपको बेसिकली ई वी नॉट गिवन है 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं 0.60 वोल्ट, राइट। तो ये आपको ई वी नॉट गिवन है, गिवन दैट ई वी नॉट 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दैट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
नाउ यू आर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इंसिडेंट फोटोन एच न्यू, न्यू को हम लिख सकते हैं बेटा एच सी बाई लैम्डा, दैट शुड बी इक्वल टू, that would be equal to work function, that is h nu naught plus reaching the kinetic energy maximum, providing the kinetic energy and reaching the work function h nu naught plus k maximum। h nu naught आपको ऑलरेडी h nu naught means work function, क्या वर्क फंक्शन गिवन है आपको? यस इट इज ऑलरेडी गिवन। ये आपके पास क्या है? फाई नॉट, ये फाई नॉट आपको गिवन है। इज इट क्लियर बेटा? तो फाई नॉट अगर आपको ये गिवन है तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा आपके पास होगा एच सी डिवाइड बाय एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। नाउ व्हाट इज एच एंड व्हाट इज सी? एच इज 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 मल्टीप्लाई बाई सी 3 into 10 raised to the power 9/8 c velocity of light and divide by h nu naught plus k maximum. What is h nu naught? 2.14. What is k maximum? It is 0.60. तो h e v naught means k maximum आपके पास ये है, ये आपके पास k maximum है, ठीक है, और आपके पास फाई नॉट और गिवन है, फाई नॉट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा? ये बना 4, 7 and 2, 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द टोटल सम ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। तो 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, ये अब आपके पास जूल में लिखा गया है, ठीक है। तो वेवलेंथ लैम्डा विल बी इन मीटर, यहाँ से आपको मिलेगी 453.7 into 10 raised to the power -9 meter would be the wavelength of incident photon calculated from this particular answer. Next question. Now next question on the screen is, there are 4 graphs stopping means potential applied through the battery and the current, photoelectric current, V वर्सेस I। यहाँ पर 4 ग्राफ्स आपको गिवन है। तो क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT 2009 एग्जामिनेशन। इन दिस वेरियस बेसिकली व्हाट इज द क्वेश्चन? 3 मेटल्स, आपको 3 मेटल दिए हुए हैं, मेटल P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और R दिया हुआ है। 3 मेटल सरफेसेस हैं आपके पास। तीनों के जो वर्क फंक्शन है वो भी गिवन है। P का जो वर्क फंक्शन है, हम बात करें 5P दैट इज 2.0, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 5Q, वो आपके पास है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास जो 5R है वो 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है बेटा। 3 अलग अलग मेटल सरफेसेस हैं जिनके वर्क फंक्शंस आपको गिवन है। नाउ ए बीम ऑफ मिक्स्ड वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन दीज 3 सरफेसेस विद सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बीम का कांस्टेंट रहता है, लेकिन उस बीम के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं और उनकी वैल्यू क्या है? 550, 450 एंड 350, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो वेवलेंथ जो पड़ा वो 550 नैनोमीटर, दूसरा आपके पास है यहाँ पर 450 नैनोमीटर, और तीसरा आपके पास है 350 नैनोमीटर। ये आपके पास वेवलेंथ है एंड ये बीम का मिक्सचर है एक्चुअली, ठीक है, विजिबल ऑन द स्क्रीन, यस। तो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है? यू आर टू कैलकुलेट विच वन इज द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चे, बहुत इजी है इसको देखना। क्वेश्चन लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करें इसमें। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको वर्क फंक्शन गिवन है, मेटल के तीनों के वर्क फंक्शन गिवन है, और आपको इंसिडेंट वेवलेंथ आपको गिवन है। इंसिडेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल लीजिए और वो एनर्जी का वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। फार्मूला आपको डायरेक्ट भी आता है और आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर हम यूज करते हैं बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी आप इसको लिख सकते हो, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 550 E1, वो आपके पास है अप्रॉक्सीमेटली, आप ऐसे निकालेंगे ना, 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो ये आपके पास आया 1240 डिवाइड बाई 550, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.25
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट बेटा, पहला ये आ गया आपके पास। तो जो बीम है आपके पास, जो भी बीम है वो मतलब कोई भी एक बीम पड़ रही है तीनों मेटल्स पर, भाई 3 मेटल्स हम यहाँ पे बना देते हैं सरफेसेस, आपके पास 3 मेटल सरफेसेस है। मान लीजिएगा ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, ये आपके पास R है, दिस वन इज P, दिस वन इज Q, दिस वन इज R, तीनों के आपको वर्क फंक्शन गिवन है। ये तीन तरह की लाइटें इस पे पड़ रही हैं, 1 2 एंड 3, इसी तरीके से 1 2 3। तो जो बीम पड़ रही है वो 3 वेवलेंथ उसके अंदर है और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो अच्छा अब कैसे देखें हम, देखो हमारे इन तीनों में से जो फर्स्ट वाली है वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करती है। फर्स्ट जो है वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करती है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी कैरी करती है। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन देखिएगा, P के केस में कितना है 2.0, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा भाई 2.0, वर्क फंक्शन इज लेस देन इंसिडेंट रेडिएशन, तो इसके केस में ये करेगा, B के केस में करेगा, ठीक है 2.5 है, नहीं करेगा। तो P रेडिएशन P will not do photoelectric emission in case of Q and in case of R, ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो इसका मतलब इसमें इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पर ये नहीं करेगा, यहाँ पर ये नहीं करेगा, सिर्फ 1 में करेगा। इसी तरीके से बेटा हम अगर E2 निकाल लें, एनर्जी E2 करस्पॉन्डिंग इसी तरीके से निकाल लें, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.0 वाले को भी कर देगा फोटो इलेक्ट्रिक, 2.5 वाले को भी करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। डिड यू गॉट माय पॉइंट? तो इसका मतलब इधर ये भी करेगा, इसको इस वाले को, इस लास्ट वाले को नहीं करेगा, बस इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक, इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, इसमें नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट अगर हम निकालें 350 के करस्पॉन्डिंग मीन्स 1240 डिवाइडेड बाय 350, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आता है 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इसको भी करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन, इसका भी एमिशन करेगा 3.5 और इसका भी एमिशन करेगा। मींस लाइट नंबर 3 क्या है, वो P का भी करेगा, Q का भी करेगा और R का भी करेगा। देखिएगा ये छोटा सा डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाया, इट हैज मोर रिलेवेंस, मींस तीनों रेडिएशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट P में कर रही हैं, दो रेडिएशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट Q में कर रही हैं, और सिर्फ एक ही ऐसी रेडिएशन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट R में कर रही है। इट मींस सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा P का होगा, उससे कम सैचुरेशन करंट Q का होगा, उससे कम सैचुरेशन करंट R का होगा। तो इसका मतलब डिफरेंट सैचुरेशन करंट्स होंगे यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से। तो देखिएगा, तो इसमें तो सेम सैचुरेशन करंट है सभी के लिए, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम सैचुरेशन करंट है, ऑप्शन डी नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी में P Q R का सीक्वेंस देखिएगा, R में सबसे ज्यादा है पर R में तो सबसे कम होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा, A है। तो P में इंटेंसिटी P में जो सैचुरेशन करंट है सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि तीनों ही रेडिएशन वहां पर क्या है, एमिशन कर पा रही हैं। Q में उससे कम होगा क्योंकि दोनों रेडिएशन एमिशन कर पा रही हैं, और R मेटल में सबसे कम होगा फोटो इलेक्ट्रिक मतलब एमिशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेडिएशन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर पा रही है। इट मीन्स द आंसर इज दिस, ए इज करेक्ट।